क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक 6 मित्र हैं जो एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो आप इसके लिए क्या किया जाएगा, एक लाइन बनाई जाएगी और हम जानते हैं कि जब डायरेक्शन होता है तो हमेशा ऐसा ऊपर की ओर नॉर्थ होता है। ऊपर की ओर नॉर्थ, तो इधर राइट साइड हमारे होता है ईस्ट हो जाता है, पूर्व दिशा इधर हो जाता है, साउथ इधर हो जाता है वेस्ट। जब ऐसे सब खड़े होंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 खड़े हैं। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है कि कोमल नरेंद्र के बाईं ओर, अगर नरेंद्र इधर है, नरेंद्र यहाँ पे है, तो इसके बाईं ओर, इसके बाईं ओर, ये इधर सब मुड़ करके नॉर्थ की ओर खड़े हैं, इधर सब देख रहे हैं, सब इधर देख रहे हैं। तो इसका बाईं ओर ये हुआ, तो इसका मतलब कोमल नरेंद्र के बाईं ओर, इधर कोमल होगा, नरेंद्र इसके इधर होगा, और सोनू के दाईं ओर, तो सोनू किधर होना चाहिए, सोनू यहाँ होगा, तभी इसका दाईं ओर ही होगा। तो SKN हो गया। ठीक, दूसरा इसमें कह रहा है नवीन सपना और नरेंद्र के बीच में, नरेंद्र इस साइड है तो सपना नवीन यहाँ पे मान लीजिए, तो नवीन इनके बीच में है NV, तो सपना का पोजीशन ये हुआ। ठीक, इसके पीछे क्या हो गए, कोमल यहाँ पे खड़े हो गए, और S क्या हो गए, सोनू यहाँ पे हो गए। तो हमारा ये एक सीरीज हो गया, एक जगह बच रहा है। तो मुकेश कहाँ खड़ा है, या तो मुकेश इधर खड़ा होगा या तो इस साइड होगा। तो सोनू और कोमल के बीच में ये नहीं होगा, किनारे खड़ा हो, बीच में तो नहीं होगा, ये हो गया। सोनू के बाईं ओर ये सही लग रहा है, और नवीन और सब बीच में नहीं होगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। ये अब ये एक इधर होगा, और या तो फिर सपना के दाईं ओर और सोनू के बाईं ओर। तो सपना के दाईं ओर दिए, तो बाईं ओर दिया है, ये भी नहीं है। ऑप्शन आपका सोनू के बाईं ओर सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें है एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किमी चलता है। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण में 10 किमी चलता है। तो यहाँ से ये लीजिए, ये उसका घर हो गया, यहाँ से 10 किमी चला। ठीक, फिर वो अपने बाएं मुड़कर, ये देखिए डायरेक्शन हमारा हमेशा एक ही फिक्स होता है, नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, इसलिए अगर आप इसको सेंटर मानते हैं तो इधर 10 साउथ की ओर हुआ 10 किमी। फिर वो अपने बाएं मुड़कर, अगर उस टाइम पे इसका मुंह किधर है, इधर है, तो उसका बायां किधर हुआ, तो इधर हुआ, तो मुड़ेगा किधर, इधर ही मुड़ेगा, इधर ही। ठीक है, बाएं मुड़कर 40 किमी चलता है, अब ये 40 किमी इधर चलेगा, तो ये हो गया 40 किमी। ठीक, और अंत में दाई, सॉरी, ये क्या है कि बाएं मुड़कर कितना चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, गड़बड़ हो गया, ये 25 चलता है बाएं मुड़कर। ठीक, बाएं मुड़कर 25 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 40, अभी यहाँ पे है, तो अभी ये किधर दिख रहा है, इधर पूरब की ओर दिख रहा है, इसका बायां इधर हुआ, दायां इधर हुआ, तो कह रहा है कि फिर ये बाएं मुड़कर 40 चलता है, तो 40 चल के कहीं इधर होगा, क्योंकि 10 इधर है, तो इसके लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से 30 आगे होगा तभी तो 30 यहाँ पे 40 पे पहुंचा। ठीक, अंत में दाईं ओर मुड़ता, अब यहाँ से भी दाईं ओर, अभी ये भी ये ऊपर की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर, तो इसका राइट साइड इधर हुआ, इस साइड 5 किलोमीटर यहाँ पे चला। ठीक, तो वो आराम से कितनी दूरी पे है, तो अब सोचिए कि आराम से कितनी दूरी पे है, यहाँ से लेके, मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इस कलर से करता हूँ। अब यहाँ पे है, यहाँ पे है,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक दूरी हमें पता करनी है। ठीक, अब ये दूरी कितनी होगी देखते हैं। देखिए ये तो सीधी रेखा में है, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया और ये 25 है, 25 5 30 तो इधर हो गया, इस डायरेक्शन में ये 30 हो गया। ऊपर कितना गया है 40 गया है, लेकिन 10 तो ये हो गया, तो ये ऊपर कितना बचा 30 बचा। तो 30 ऊपर जाता है और 30 इधर जाता है, तो ये ऐसे हो गया कि ये 30 इधर है और 30 ऊपर है। तो यहाँ से ये पूछ रहा है, तो ऐसे तो देखा जाए इसका पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दोनों का जोड़ करके वर्गमूल ले लेंगे। तो अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, 30 का हो गया, ये बचेगा, आंसर आएगा 30 रूट टू की वैल्यू होती है 1.41, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 42 समथिंग आएगा, 42 किमी के आसपास। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर क्या होगा 40 किमी, ऑप्शन ए। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए कि अपने स्थान से, है ना, दूरी पे अगर ये इसकी दूरी मापते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 30 इधर है 30 इधर है, ये मापते हैं, तो ये तो हो गया लगभग 42, 30√2 आएगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 30√2। लेकिन अगर इस तरीके से जोड़ा जाएगा 30 एंड 30 तब ये 60 होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ये, ऐसे ही दूरी ली जाती है। ज़्यादातर ऐसे पूछा जाए कि अपने आरंभ स्थान से कितनी दूरी पर है, तो साथ में साथ ये दिशा भी पूछा जाता है अक्सर, ये है ना। तो अब दिशा देखिए कैसे है, हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, इस डायरेक्शन में है, तो किसके दिशा में, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हो गया, और दूरी कितनी होगी 30√2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 1 जून 2013 को सोमवार है, तो 2013 को सोमवार है, तो 1 जून 2014 को क्या होगा। अब देखिए हम जानते हैं कि ये 1 साल हो रहा है, 1 ईयर। तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमें टोटल डेट देखना है कितना आगे आप पीछे जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आज सपोज करिए, मैं समझा रहा हूँ, अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद हमारा क्या होगा 7वां दिन, क्योंकि 6 दिन हम जोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे 7वां दिन आएगा वो क्या हो जाएगा, फिर से मंगलवार हो जाएगा। 6 दिन बुधवार बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम, ये 6 दिन हो गए। फिर जैसे जैसे ही 7वां दिन आएगा वो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि हर 7 दिन पर डे रिपीट करते हैं, तो पता ही है सबको। तो हमें पता करना है कि 1 साल में, अब ये 1 साल हो रहा है ना, हाँ, तो 1 साल में कितने दिन हो रहे हैं। तो 1 साल में अब देखिए हम जानते हैं कि 1 जून और 1 जून पूछ रहा है, ठीक। तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हम क्या करेंगे, वही ट्रिक अपनाएंगे, 7 से भाग देंगे। हर 7वें दिन सेम डे होगा तो हम 7 से भाग देंगे। तो 7 से भाग देते हैं तो जानते ही हैं 52 सप्ताह मिलेंगे और 1 दिन एक्स्ट्रा, है ना। 364 डे और +1, तो ये 7 गुणे 52 हो जाता है 364 और +1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हर 7वें दिन क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा, हर 7वें दिन। ऐसे 52 टाइम्स करिए तो भी क्या हो जाएगा, सोमवार ही होगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा डे है इसकी वजह से 1 दिन आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा तो दिन कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। अब यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ है कि, और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये 2-4 साल 6 साल 8 साल 10 साल के बाद 2016 का पूछ लेगा। मान लीजिए 2016 का हो गया, है ना। अगर ये 2016 का पूछ लेगा
तो इसमें क्या ट्रिक लगेगी। अब ये है 2016 हमारा लीप ईयर है ना, 4 से कट जाता है, अगर देखें तो 4 से कट जाता है तो लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होने का 366 दिन होते हैं। तो अब मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 2013 के बाद या ये 2016 अगर ये सवाल पूछता तो आपको क्या होता। जैसे देखिए 366 दिन होने से क्या हुआ, आप 2 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, बस यही ना। ठीक है, अब देखते हैं। हम्म देखिए 13 से 14 में गए तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। फिर 14 से 15 में गए, फिर 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया। 15 से 16 में गए, 15 से 16 में गए तो क्या होगा, अब इसमें कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, लीप ईयर है ध्यान रखना। तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 364 प्लस 2, यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो अगर ये 1 जून के बजाय 1 जून 2016 को पूछता तो क्या हो जाता, 1 2 और 2 4 4 डेज एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाता। तो अगर ये सोमवार है तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार को हो जाता ये फिर आपका आंसर। ये एक्सटेंडेड था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है ये है सवाल कि एक घड़ी सुबह के 8 बजे दर्शाती है। ठीक, घड़ी का आप थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए सबको। यहाँ पे 12 बजते हैं सबके, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9। ठीक है, तो 7 8 यहाँ पे होगा और 1 2 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा और 8 यहाँ पे होगा। ठीक, तो अब ये जब 8 बजता है तो घड़ी की घंटा का सुई यहाँ पे होता है और मिनट का सुई यहाँ पे होता है। और जब 2 बजेगा तो मिनट का सुई तो यहीं पे रहेगा, लेकिन 8 जो घंटा का सुई है वो यहाँ हो जाएगा। तब ये कितने का कोण बन गया, ये बन गया 180 डिग्री का। ठीक, ये है। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। तो इसमें आंसर हो गया 180, ऑप्शन सी। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरा कोण की माप से 20 अधिक है। मतलब ये ऐसे सवाल है, पहले तो पूरा कोण पता होना चाहिए। पूरा कोण कहते हैं जिसमें 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, और एक होता है संपूरक कोण। तो ये इसमें से है, अगर ये यहाँ से यहाँ ये कोण ए है और एक कोण बी है, तो ए और बी का मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। तो पूरक कोण होते हैं कि बी ए का पूरक हो गया, तो उसी तरीके से ए बी का पूरक हो गया। ठीक, तो इसे पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण होता है जैसे कई सारे होंगे, तो अगर इसको ए कहते हैं, इसको वो बी कहते हैं, तो इन दोनों का योग 180 होना चाहिए यहाँ पे, तो मिला के दोनों का। ठीक, तो अगर हम बात करें कि संपूरक की बात कर रहे हैं, तो बी का संपूरक कोण क्या है, ए है, और ए का संपूरक कोण क्या है, बी है। तो इन दोनों में ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए अब सवाल इसको हल करते हैं। ठीक, सवाल हल करने में ये है, दो पूरक कोण, मतलब ये कह रहा है कि ए जो है बी से 20 ज़्यादा है, तो हम क्या करें कि ए में से 20 घटा दें तो कितना हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। तो दोनों का जोड़ हम जानते ही हैं 90 होता है। 90 में से 20 घटा दिए, कितना बचा 70। 70 को मिला के 2 बी के बराबर हो गया, तो 2 से भाग कर दिए तो बी का मिल जाएगा, 35 हो जाएगा बी, और इसमें 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो अब पूरक कोण की माप अधिक, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है। तो एक का हो गया 35 और एक का हो गया 55, तो जो अधिक वाला पूछ रहा है तो आपका आंसर 55। इसी सवाल को दूसरे तरीके से हल करें, मतलब दूसरे तरीके से बनाएं, संपूरक कोण, पूरक कोण के बजाय संपूरक कोण करें। ठीक, तो उसको कैसे हल करेंगे, उसको हल करने के लिए अब वही है
ये दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 में से 20 घटा देंगे, कितना हो गया 160। 160 हो गया, 2 से भाग करते हैं, कितना हो गया 80 हो गया। तो ये कोण 80 हो जाएगा, दूसरा कोण 100 हो जाएगा। 80 और दूसरा कोण 100, इसलिए क्योंकि दूसरा कोण ही पूछ रहा है। ठीक, तो इसको ऐसे हल करते हैं। अब ये है किसी वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य 4000 रुपये है और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 4200 रुपये है, तो वस्तु का लाभ बताइए। तो लाभ या हानि हम ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, और इसी को 100 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना होता है। तो इसमें अब देखिए, ये हो गया सेलिंग प्राइस 4200, ये हो गया 4000, तो दोनों का अंतर कितना हो गया 200 रुपया। ठीक, और उसके बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य 42 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य कितना था 4000, 200 बट्टा 4000 गुणे 100, ये आपका लाभ या हानि। अगर ये प्लस आता है तो लाभ, हानि आता है तो, और माइनस आता है तो कहाँ से आएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस माइनस सीपी प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा तो हानि होगा, तो अपने आप ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हो गया 40 25 200, ये कितना आ गया 5% आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई कम से 40 मीटर और 30 मीटर है, तो ऐसे होता है आयताकार। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 30। ठीक, उस क्षेत्रफल का परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है इनके सारे साइड से जो एजेस का लेंथ को परिमाप कहते हैं। तो ये हो गया 40 प्लस 30 70, और फिर इधर 40 और फिर इधर 30, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 और 60 140 हो गया। ये परिमाप हो गया। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो सीधे 40 गुणे 30 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, 40 गुणे 30 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा, परिमाप तो हो गया 140, क्षेत्रफल हो जाएगा 1200, अब मीटर में दिया है तो 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर का मीटर गुणा 1200 स्क्वायर मीटर। ये एक और सवाल इस पे बन सकता है कि इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये इसकी, वैसे ही है पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा, कितना 40 का वर्ग करिए प्लस 30 का वर्ग करिए, दोनों को जोड़िए और फिर उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। ये हो जाता है 1600, ये हो जाता है 900, 1600 900 2500, 2500 का वर्गमूल क्या हो जाता है 50। ये एक एक्सटेंडेड सवाल है, इसका 50 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, किसी काम को 25 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। 10 दिनों तक ये काम करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है और उसके बाद कहता है बी काम करो अब तुम, हम जा रहे हैं। इस सवाल को कैसे हल करते हैं, देखिए कितना बढ़िया मेथड बताऊंगा आपको कि खुश हो जाएंगे आप लोग। ठीक, हम इसको कहते हैं समोसा मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं, समोसा। इसमें क्या होता है, समोसा बनाना होता है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे लिखते हैं बी।
ये भाई साहब 25 दिनों में कोई समोसा बनाना है, कितना भी ये नहीं पता भी कितना बनाना है, लेकिन वो 25 दिन लेते हैं। बी भाई साहब लेते हैं 30 दिन। ठीक है, उतना ही समोसा बनाने में। तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पे होता है कितना, 150 यहाँ पे लिख देते हैं। दो लाइन खींचते हैं, एक इधर और एक इधर, 150 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करें, इसका मतलब 150 समोसे बनाने हैं। ठीक, तो 150 समोसे बनाने हैं तो 25 दिन लेते हैं, ये दिया है ना 25 दिनों में। तो 25 से इसमें भाग देंगे तो पता चलेगा कि एक दिन में कितने समोसे बनाते हैं। तो 25 छके 150, यानी कि एक दिन में ये 6 समोसे बनाते हैं। और 30 × 150, इसका मतलब है कि बी भाई साहब एक दिन में 5 समोसे बनाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछता है सवाल कि दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे, तो हम क्या कर देंगे, अभी आपका एक्चुअल सवाल नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी इसमें सवाल को दूसरे तरीके से, अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। इसका मतलब ये है 150 समोसे बनाने हैं और एक दिन में ये दोनों मिला के 11 समोसे बना रहे हैं, तो कितने दिन लगेंगे, सीधा सीधा 150 में 11 से भाग देंगे, ये ऐसे होगा। अब दूसरा अब सवाल पे आते हैं कि ए ने 10 दिन तक काम किया। भाई साहब अगर 10 दिन तक काम करें तो कितने समोसे बना चुके होंगे, 6 × 10 कितने हो गए, 60 हो गए। तो कितने समोसे अब बच गए, 150 - 60 कितने हो गए, 90 बच गए। और बी भाई साहब एक दिन में कितने बना रहे हैं, 5। तो 18 × 5 = 90, एक दिन में 5 बना रहे हैं, 90 बनाने हैं उनको, कितने दिन लगेंगे, 18 दिन। ठीक है, तो ऐसे सवाल इसको हल करते हैं, ये मेथड। अब इसमें और तरीके भी हैं कि ए एक दिन काम करता है, बी एक दिन काम करता है, तो फिर मतलब ए एक एक दिन छोड़ के काम करता है, बी एक एक दिन छोड़ के काम करता है। तो सवाल को कैसे भी घुमाया जा सकता है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, आपको समझना है कि ए 25 दिन 6 समोसे बना रहा है, और दोनों एक साथ काम करेंगे तो 11 समोसे बनाएंगे, अलग अलग दिन में काम करेंगे कुल कितने दिन लगेंगे या कौन काम खत्म करेगा, ऐसे सवाल पे आप इसको बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखें कि एलसीएम उसका कैसे लेना है, ये ध्यान रखें। ये सवाल इसी पे आप पाइप या टंकी फिल करने वाला भी इस पे हल कर सकते हैं अगर आप ध्यान से समझे तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे 2600 तथा 800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय क्या है। तो वैसे तो सवाल इसका आप मान लीजिए कि इनकी आय का 5x और 3x है, और ये व्यय ऐसे करते हैं 9y और 5y करते हैं। तो 5x - 9y ये 2600 बचाते हैं, यही तो बचत 2600, और 3x - 5y क्योंकि ये आय है, आय में से जो व्यय हो गया वही बचत हो गया, तो 3x - 5y क्या हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा ऐसे। अब इसको बस ये दो समीकरण बन गए, इनको सॉल्व करना होता है। 5x - 9y 2600, 3x - 5y = 800। एक्स वाई के लिए सॉल्व कर लेंगे, अगर x का वैल्यू ज्ञात कर लिया तो ये आपका x का ज्ञात कर लिया तो 5x से मल्टीप्लाई कर दिए, 3x से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, अब इस सवाल में देखते हैं कि आंसर कैसे आता है। ठीक है, तो इसमें अब ये है, ये ट्रिक है, इसमें आय को हम लिखते हैं 5:3 और व्यय को लिखते हैं 9:3। ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि आय और व्यय में आय को हम व्यय से ज़्यादा करते हैं। ठीक है, मतलब ये आय है ये व्यय है, तभी तो ये रेशियो में है ना,
हम इसको थोड़ा सा एक दिमाग लगाते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है। यहाँ 4 है, यहाँ जी 1 भी नहीं है। तो अगर हम इसको 2 गुना करते हैं 10 और 6 कर दें तो मतलब तो एक ही रह गया। और यहाँ पे फिर से वही लिख दें 9:3। ऊपर वाला क्या है, ये आय है, आय, और इधर व्यय है नीचे वाला। अब देखें, अब देख रहे हैं तो ये 9:5 था, 3 नहीं था, 9:5 था। तो 10 आय, 9 व्यय, 6 आय, 5 व्यय। अब दोनों का अगर डिफरेंस अगर हम किसी तरीके से सेम कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम होता है। 10 में से 9 1 हो गया, 6 में से 5 हो गया 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया। लेकिन रीजन क्या है इसमें, चलिए यहाँ से लेते हैं। वैसे तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो 26 है या तो ये नहीं होना चाहिए या तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जो पहला मैंने एक्स वाई करके बताया वैसे सॉल्व करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। तो हम अभी इसको 800 पे मान के करते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 में से 1 गया, कितना हो गया, 1 बच्चा यहाँ पे ना, 6 में से 5 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 बच्चा। ये किसके बराबर, ये आय है 6 और व्यय 5 है, दोनों का एक है 800 के बराबर। एक 800 के बराबर है तो इसका 6 गुना कर दिए, 8 छक 4800 हो गया। किसका, दूसरे वाले का 4800 रुपया हो गया। उसी तरह एक 800 के बराबर है तो 10 कितना हो जाएगा, 8000 के बराबर हो जाएगा। 800 गुणे 10, तो आंसर आपका 8000 और 4800 हो जाएगा। ठीक है, जो इस पे सही होगा। वैसे क्वेश्चन में गलती थी, ये 2600 नहीं होना चाहिए, या 2600 होता तो 800 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो बताइए 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज आपका, पहले तो मिश्र धन निकालते हैं, ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर n होता है टाइम, R होता है यहाँ पे ये रेट होता है। जैसे 5% तो सीधे 5 लिखते हैं R का मतलब, और 10 और 100 से भाग करते हैं। 10 हुआ 10%, तो परसेंट को हटा के सिर्फ R की वैल्यू 10 लिखेंगे और 100 से भाग। R परसेंट का ही मतलब हो गया, उसमें 100 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 प्लस R बाई ये होता है। तो यहाँ पे R होता है रेट, N होता है कितने साल के लिए, P होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। उसके बाद ये निकल गया इस फार्मूले से, तो फिर हम A माइनस P निकालते हैं, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ये है सिस्टमाइज तरीका। ठीक है, लेकिन इस सवाल को हल करने के लिए उतना भी नहीं करना, सिर्फ आसान करना है। ये 15 साल है, 15 साल को 5-5 साल के 3, क्योंकि 5 साल में दोगुना हो रहा है तो 5-5 साल के 3 टाइम जोड़ने वाले 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 5 साल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई मनी ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ पे आने पे ये दोगुना हो रहा है। अब यहाँ पे दोगुना जब फिर से होगा तो यहाँ 5 साल के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। और फिर 5 साल के बाद ये 4 गुना मनी क्या हो जाएगा, फिर 2 गुना हो जाएगा, ये 8 गुना हो जाएगा। टोटल आपका मनी 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 8 गुना, जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसमें अगर इस तरीके से 2 गुना होता है तो हमेशा 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे ही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए इसी को देखते हैं। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चली आ रही 300 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी अपनी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की जा रही व्यक्ति को कितने समय पार करेगी। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, ये आदमी है और ये रेलगाड़ी है, तो ट्रेन कहते हैं इसे। ट्रेन की लंबाई होगी L, आदमी की लंबाई नहीं मानते हैं, मतलब लंबाई तो होगी, मतलब मोटाई चौड़ाई नहीं मानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन, अगर आदमी खड़ा है,
ठीक है, अब प्लेटफॉर्म पर बैठा है तो सीधे ट्रेन पार कर लिया का मतलब कब होगा, जब उसका पिछला डब्बा आदमी के को पार कर जाए तो ये कहा जाएगा ट्रेन ने पार कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो ट्रेन इंजन की स्पीड ही तो यही है, इंजन यहाँ से आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, यही है, वो ट्रेन की लेंथ ही के बराबर होगा, कितनी दूरी पार किया, एल के बराबर। ठीक, अगर ये एल के बराबर है तो बस इतनी ही दूरी पार करने में कितना टाइम लगा, उतने ही टाइम में इस आदमी को पार करेगा। तो 300 मीटर की लंबाई है तो एल बराबर 300 हो गया। और अभी ये सवाल जैसा है वैसा नहीं, मैं इसको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो इसको हम जो चाल है इसको भी मीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे या मिनट में बदलेंगे। तो पहले तो मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं क्योंकि यही चलता है। 40 किलोमीटर को हम 1000 से भाग करेंगे और घंटा को 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 गुणे 60 कितना हो गए, 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 जीरो कट गए यहाँ पे, 2 से 18 कट गया, 2 से 10 कट गया, तो ये हो गया 40 गुणे 5/18। इसका मतलब ये है कि जब भी हमें मीटर पर सेकंड में बदलना हो किलोमीटर से तो 5/18 से गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, सीधे सीधे 5/18 से गुणा कर देंगे, ये 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक, ये हो गया 40 बचे 200/18 हो गया, और इस 200/18 या 100/9 हो जाएगा, जैसे भी याद रखना चाहें। ठीक है, अब इसको ये चाल हो गई, अब इसको 300 से, चलो इसको 100/9 कर देते हैं आपकी आसानी के लिए, 100/9 ये चाल हो गई। अब कितना पार करना है, कितना, सिर्फ 300 मीटर ही तो चलना है इसको, तो 300 भागा 100/9, देखिए ऐसे होता है 100/9, तो ये 9 ऊपर से गुणा हो जाएगा और 300 में 100 से भाग करेंगे 3, 3 गुणे 9 कितना हो गया, 27 सेकेंड। ठीक, ये तो हुआ इसका एक्सटेंडेड सवाल, 27 सेकंड लगता अगर ये आदमी केवल यहाँ पे खड़ा रहता, हिलता डुलता नहीं तो, ठीक, न चलता उलता। तो अब इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी खड़ा रहता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, बड़ा दिमाग खराब होता है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आदमी भी चल रहा है इधर, तो क्या होगा कि आदमी भी चलेगा ट्रेन भी चलेगा, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम लगने के लिए अब क्या करते हैं कि, लेकिन टाइम कैसे लगेगा ज़्यादा, क्योंकि आदमी भी चल रहा है तो ये भी कुछ आगे चला जाएगा, अगर रुका रहता तो जल्दी क्रॉस कर लेगी, लेकिन ये अगर इतना आगे चला गया ये आदमी तो ट्रेन को भी इतना आगे जाना पड़ेगा, मतलब अब यहाँ के बजाय यहाँ तक जाना पड़ेगा, पिछला डब्बा ट्रेन का, तो अब यहाँ तक जाने के लिए उसको ज़्यादा टाइम चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। इसी तरीके से अगर ये आदमी इधर आता तो क्या होता कि इधर आ रहा है तो आदमी पहले से ट्रेन का इंजन आने से पहले, ट्रेन का इंजन जा रहा है इधर, आदमी चल रहा है इधर, ट्रेन जा रही है इधर, तो और कम टाइम में क्रॉस कर लेता। तो ये फायदा होता है। तो जब देखिए दोनों की चाल हमें पता होनी चाहिए, या किसी तरीके से दोनों की चाल को समझते हैं, निकालते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ दिया रहता है जिससे या तो हम गाड़ी की चाल निकालेंगे, या तो आदमी की चाल निकालेंगे, या तो समय दिया रहेगा तो कितना टाइम में पार कर रही है तो आदमी की चाल या ट्रेन की चाल, ऐसे कुछ कुछ डेटा दिया रहता है, बस आपको लिंक करना रहता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आदमी के साथ इधर जा रहा है, ये आदमी है और ये ट्रेन चल रही है छुक छुक करके, ये इधर जा रही है, अगर ये यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं, आदमी यहाँ पे है और जैसे ही ट्रेन भी यहाँ पे पहुँच गई है,
दोनों एक लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो सापेक्ष गति लेते हैं, आदमी से कितना ट्रेन तेज चल रही है, बस उतना निकालना है। ये आपके क्वेश्चन के हिसाब से 40 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये भी इधर जा रहा है, ट्रेन भी इधर जा रही है। तो 40 में से 4 निकाल दिए, सापेक्ष गति कितना हो गया, क्योंकि आदमी 40 माइनस 40 से 4 हटा दिए, 36 हो गया। और 36 को ठीक वैसे ही 5/18 कर दिए, तो ये कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड मिल गया आपको ट्रेन की सापेक्ष गति आदमी के। और 300 मीटर ही उसको आगे चलना है अपनी ट्रेन लंबाई के बराबर, 300/10, ये 30 सेकंड में ये आपका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका एक और एक्सटेंशन है इस क्वेश्चन का। ठीक, अब ये आदमी को भगा देते हैं। अब आप लाते हैं एक प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन आपकी छुक छुक करके आ रही है, अब ये जाएगी। ये प्लेटफॉर्म पी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लीजिए 600 है। ठीक, तो ट्रेन की लंबाई 300 है। अब होता क्या है कि अब इसको पार करने की क्या कंडीशन होगा, ट्रेन का इंजन यहाँ आएगा, ट्रेन 600 मीटर पार करेगा इंजन, लेकिन अभी तो इंजन यहीं पे है। प्लेटफॉर्म को पार करना कब कहलाता है, जब पिछला डब्बा यहाँ तक आ जाए, तो इंजन यहाँ पे होगा। तो इंजन ने कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक, ट्रेन की लंबाई कितनी थी 300, तो 600 प्लस 300 कितना हो गया 900। और वही है, अगर प्लेटफॉर्म का पार करना हो कितना टाइम लगेगा, अभी हम लोग ने निकाला था कि 40 मीटर पर सेकंड किलोमीटर जा रही है, और इसमें 5/18 से गुणा करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, 200/18 यानी कि 100/9, और 100/9 आपकी चाल हो गई, और दूरी ये कितनी है 900, तो इसमें 100/9 से अगर भाग करेंगे 100/9 से, तो 81 सेकंड हो जाएगा उस केस में आपका आंसर। ठीक, अब दूसरे तरीके से एक सवाल और तरीके से है। अभी अब ये आदमी चले या, अब ये आदमी इधर आ रहा है, ठीक है 4 से, और ये जा रही है किधर 40 से, तो ये जल्द कम टाइम लगेगा, तो दोनों की चाल ऐड हो जाती है, तो ये 44 हो जाएगा। 44 गुणे 5/18, और कितनी ट्रेन कितना डिस्टेंस चलना है, केवल 300, तो 44 गुणे 5/18 कर लेंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 300 में इससे भाग कर देंगे। ये आपका जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं जब ट्रेन हमारी, दो ट्रेन होती हैं, दोनों एक दिशा में जा रही होती है या अपोजिट दिशा में जा रही होती है, लेकिन एक उसमें कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि दो ट्रेन जा रही है ना, एक ट्रेन 1 है और एक दूसरी ट्रेन है 2 है। अब दोनों कोई एक तेज जाएगी तभी तो पार करेगी, अगर सेम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो अगर ये पार करना है, इसको 1 को पार करना है 2 ट्रेन को, तो ये तेज चल रही है तभी तो पार करेगी। अगर 2 को पार करना है 1 से, तो 2 को तेज चलना चाहिए। तो कितना टाइम लगेगी पार करने के लिए, कॉन्सेप्ट वही है। ट्रेन को पार कर, किसी भी चीज़ को पार करने के लिए उसकी लंबाई और अपनी लंबाई को पार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट करता है, पहले 1 को मान लो 2 ट्रेन तेज चल रही है, इसको पार करना है, तो 1 के पीछे डब्बे से टाइम स्टार्ट होगा पार करने का, और जब 2 का पिछला डब्बा 1 के इंजन को पार करेगा, तब तक हमारा इंजन यहाँ से यहाँ तक कुल दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर चलती होगी। हाँ, तो ये अब इसको हल करने, ये तो डिस्टेंस हो गया, दूरी हो गई, और चाल कैसे निकालेंगे, एक दिशा में जा रही है तो चाल ज़्यादा वाले में से कम वाले को घटा के सापेक्ष चाल निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड, उसमें दूरी से। अब ये पता ही है, समय बराबर चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी बराबर
चाल गुणे समय या समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ऐसे फार्मूले का यूज करके हम कितना समय पार करेगी ये निकाल लेंगे। अभी तो इधर जा रही है, अब दोनों एक इधर जा रही हो और एक इधर आ रही हो। तो कॉन्सेप्ट यही है, लेंथ तो इतना ही पार, क्योंकि पार करने का मतलब यही है एक का इंजन दूसरे के, अब क्योंकि अपोजिट जा रही हैं तो इसका पिछला डब्बा इसके पिछले डब्बे को पार करे तब कितना टाइम लग गया, दोनों की लंबाई के बराबर ये तो दूरी हो गई, और इस दूरी को चलने में कितना चाल लग और कितना समय लगा, तो दोनों अपोजिट जा रही हैं तो कम टाइम लगेगा, तो दोनों की चाल हम जोड़ के और दूरी में भाग कर देते तो उससे हमारा समय मिल जाता है। ये आपका पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।